हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैश क्रेडिट होता क्या है। एक वर्किंग कैपिटल लोन जो कि बैंक्स देते हैं बिजनेसेस को। क्यों? कि आप यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको मैनेज करें। रॉ मटेरियल्स को जब हमें यहाँ पर देखो परचेज करना होता क्या है, देखो थोड़ा सा समझते हैं कि एक ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे पास रॉ मटेरियल्स हमें खरीदने हैं, है ना। इसके अलावा हमें यहाँ पर वेजेस पे करनी है, लेबर की, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेंट्री होल्ड करना, और क्रेडिट सेल साइकिल होती है कि भाई हमने यहाँ पर उधार में सामान बेचा और फिर हमें पेमेंट रिसीव होगी। तो इसे बोलते हैं क्रेडिट सेल साइकिल, कि हमने क्रेडिट पर सामान बेचा और पेमेंट बाद में रिसीव करते हैं। यूजुअली जो बिजनेस होते हैं वो 45 डेज में अपना पेमेंट पूरा रिसीव कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इंडिया में टंडन कमेटी बैठी थी 1970s में, और कोरे कमेटी बैठी थी आपकी, ताकि यहाँ पर आउटडेटेड क्लीन ओवरड्राफ्ट और की लैंडिंग सिस्टम्स को रिप्लेस किया जा सके, और बोरोइंग जो है वो बोरोवर के ऑपरेटिंग साइकिल के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड रहे। जिसका मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो बोरोवर्स हैं वो मनी एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, एक लिमिट के अंदर रीपे कर सकते हैं किसी भी टाइम, और विड्रॉ कर सकते हैं अगेन। तो इंटरेस्ट यहाँ पर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली यूटिलाइज किया उसके ऊपर लगता है। सो कैश क्रेडिट क्यों लेकर आए थे? क्योंकि पहले जो बैंक्स थे वो क्लीन ओवरड्राफ्ट रखते थे, की लैंडिंग सिस्टम्स थे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कंट्रोल प्रॉपर नहीं था, स्टॉक्स, एक्सेसिव लैंडिंग या फिर फंड्स जो थे वो नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए डाइवर्ट होते थे। तो टंडन कमेटी बैठी, टंडन कमेटी ने बोला कि जो लैंडिंग है वो इन्वेंट्री, जो रिसीवेबल्स हैं दैट इज आपको बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आप रिसीव करेंगे फ्यूचर में, या फिर आपके पास जो इनवॉइसेस हैं जिसके थ्रू यहाँ पर आपका जो बायर है वो आपको बाद में पेमेंट करेगा, एंड आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। और कोरे कमेटी ने बोला कि बेटर डिसिप्लिन लेकर आओ, बोरोवर कंट्रीब्यूट करेंगे खुद की मार्जिन, और सेपरेट करेंगे कैश क्रेडिट को बिल फाइनेंसिंग से। बिल फाइनेंसिंग क्या है? कि हमने अपना बिल सेल करा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में, और उन्होंने हमें पेमेंट कर दी, और जो हमारा बायर होगा वो पेमेंट बैंक को करेगा, राइट। तो वो होता है बिल फाइनेंस। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट इज डिफरेंट और बिल फाइनेंस हमने अलग रखा। तो ये एक फॉर्म ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट है जहां पर बैंक एक चार्ज क्रिएट करता है बोरोवर के करेंट एसेट्स पर। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट या प्लेज एग्रीमेंट के साथ में ये चलता है। बोरोवर कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करते हैं, रीपे करते हैं, और लिमिट जो है वो रिवैलिडेट की जाती है एनुअली बेस्ड ऑन स्टॉक ऑडिट्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो हमारे पास में यहाँ पर बैंक लोन देता है अगेंस्ट स्टॉक, इन्वेंट्री, बुक डेट्स, रिसीवेबल्स, और बैंक एक चार्ज क्रिएट करते हैं हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट या फिर प्लेज एग्रीमेंट के थ्रू। तो सपोज करो कि एक टेक्सटाइल कंपनी ने कॉटन परचेज करा 50 लाख रुपए का, लेकिन हमारे पास में जो कस्टमर थे उन्होंने केवल 60 रुपए दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। ऐसे में कंपनी यहाँ पर और कॉटन खरीदना चाहती थी, सैलरीज पे करनी थी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, तो कंपनी को तो पैसा चाहिए। तो बैंक से इन्होंने क्या किया, कैश क्रेडिट यहाँ पर 1 लाख रुपीस का ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल। क्लियर? अब हमारे पास कंपनी क्या करेगी, मान लो यहाँ पर या 1 करोड़ का लेते हैं, इन्होंने मान लो 1 करोड़ का यहाँ पर कैश क्रेडिट लिमिट बैंक से ले ली, जिसमें से 40 लाख रुपए इन्होंने विड्रॉ किए, ठीक है। और 10 लाख रुपए जब इनकी सेल्स हो जाती है कंपनी की तो पेमेंट की, और अगेन विड्रॉ करेंगे ये 20 लाख रुपए। तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो साइकिल है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। समझ में आ गया? तो हमारे पास लिमिट सैंक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे है कि एप्लीकेशन, बिजनेस प्लान दिया, फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल। इसके बाद में असेसमेंट किया हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का 3 मेथड्स यूज कर, जिसमें पहला आता है टर्नओवर मेथड, जिसमें 20% प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए है। फिर हमारे पास में एमपीबीएफ मेथड आता है, जिसमें करेंट एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटीज को माइनस कर वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं। और हमारे पास बैंक 75% पे करता है, बोरोवर के पास में यहाँ पर 25% खुद का अमाउंट यूज होगा। जैसे कि मान लो किसी कंपनी ने ये लोन लिया तो उनको मान लो 10 लाख रुपए का यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप है, इसमें से 10 लाख में से 7.5 लाख रुपए जो है वो बैंक पे करेगी, लेकिन जो रिमेनिंग 2.5 लाख रुपीज है ये कंपनी को खुद अपने यूज करने हैं।
कैश बजट मेथड, यहाँ पर ये आपका मंथली कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ये सारे मेथड्स हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद में आता है आपके पास में मार्जिन कैलकुलेशन। तो हमारे पास में देखो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड समझ में आया आपको, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के थ्रू था, गैप के थ्रू। अब हमारे पास कैश बजट मेथड में हम देखते हैं सीजनल इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, टी इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैंक मंथ वाइज इनफ्लोज देखता है, मंथ वाइज आउटफ्लोज देखता है। और मार्जिन जो है कैश क्रेडिट में, मार्जिन बोरोवर का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मीनिंग मार्जिन इज इक्वल टू सिक्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी है, ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारी लोन अमाउंट। फाइन। अब हमने जब यहाँ पर इसको माइनस करा सिक्योरिटी वैल्यू में से लोन अमाउंट को, तो हमें मिलता है मार्जिन। या फिर लोन हमारे पास कितना होगा, सिक्योरिटी इंटू 1 माइनस मार्जिन परसेंट, ठीक है, 1 माइनस मार्जिन परसेंट। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो एफएमसीजी फार्मा में 20 से 25%, मीडियम रिस्क में 30 से 40 और हाई रिस्क में आपको 40 से 50% के लिए ये जाएगा। तो रिस्क बेस्ड मार्जिन जो होती है, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ही हाई मार्जिन ली जाती है। मार्जिन का मतलब क्या है कि बोरोवर अपना खुद का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बोरोवर्स ओन कंट्रीब्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉइंग पावर फिक्सेशन। तो वैल्यू स्टॉक की, वैल्यू बुक डेट्स की 90 डेज तक इंटू 1 माइनस मार्जिन परसेंट। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक्स 100 लाख रुपीस के हैं, डेटर को 50 लाख रुपए यहाँ पर हमारे पे करने हैं और मार्जिन 25% की है। तो ड्रॉइंग पावर हमारी 150 इंटू 0.75 दैट इज 112.5 लाख हो गई। तो यहाँ पर सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर में जो भी लोअर होगा उतना अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अलग से लिस्ट बनी है, उसे हम देखेंगे। डिसबर्समेंट में बोरोवर्स ड्रॉ कर सकते हैं चेक, आरटीजीएस या फिर लिंक्ड सीसी अकाउंट से, ठीक है। तो ड्रॉइंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल अमाउंट जो बोरोवर ड्रॉ कर सकते हैं, इवन इफ अगर सैंक्शन लिमिट हाई है तो बोरोवर यहाँ पर ड्रॉइंग पावर से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टॉक कितना है, एलिजिबल डेटर्स इनटू 1 माइनस मार्जिन परसेंट। एलिजिबल डेटर्स जो होते हैं वो आपके यूजुअली कब तक रहेंगे, अप टू 90 डेज रहेंगे। देन आते हैं मंथली ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पर डे 1 ऑफ मंथ बोरोवर सबमिट्स स्टॉक स्टेटमेंट फॉर्मेट, यहाँ पर एज पर बैंक एंड डेटर एजिंग रिपोर्ट। तो आप देखेंगे कि हमारे पास में किस तरीके से आपका ये जितनी भी आपके पास में अगर लोन्स वगैरह चाहिए आपको, तो क्या क्या चीजें सबमिट करनी है। तो जो इन्वेंट्री की स्टॉक स्टेटमेंट है वो आपको देनी होगी। डेटर एजिंग रिपोर्ट होता है कि हमारे पास जब हमने लोन दिया है ना, यहाँ पर बेसिकली हमने जो सामान क्रेडिट पर बेचा, तो हमारे डेटर्स हमें ऑन एन एवरेज कितने टाइम में वो पेमेंट वापस दे देते हैं, रीपे कर देते हैं अपना पैसा। बैंक रिकैलकुलेट करता है ड्रॉइंग पावर लेटेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग। अगर ड्रॉइंग पावर आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कम है तो बोरोवर को कैश लेकर आना पड़ेगा, जितना भी मार्जिन शॉर्टफॉल है, या रिड्यूस करनी होगी अपनी बोरोइंग्स को। बोरोवर ड्रॉ करते हैं फंड्स ताकि रॉ मटेरियल्स को परचेज करें, प्रोड्यूस करें, सेल करें, डिपॉजिट सेल प्रोसीड्स हो और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास में आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस के साथ में। तो डेली बैलेंस यहाँ पर इंटू रेट इंटू डेज अपॉन 365 क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो रेट होगा वो पर एनम दे रखा होगा, बट यहाँ पर हमें इसको डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो डे 1 में अगर आउटस्टैंडिंग 10 लाख की और प्रोडक्ट आपके पास में यहाँ पर 10 लाख इंटू आपके पास में आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया इतना, रेट आपका कितना चल रहा है और अपॉन 365 आप इसे कर देंगे। डे 2 में 15 लाख है। अब यहाँ पर सम करेंगे प्रोडक्ट्स का, तो टोटल मान लो 4.5 करोड़ हो गया। तो इंटरेस्ट आपके पास में 4.5 करोड़ इंटू 10% अपॉन 365 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेली प्रोडक्ट मेथड होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरोवर जो है वो इंटरेस्ट ओनली एक्चुअल यूसेज पर भेजते हैं, और जो अगर बोरोवर अगर रीपे करे क्विकली तो लोअर कर दिया जाएगा इंटरेस्ट को। रिन्यूअल एंड रिन्यू पर आप देखेंगे बैंक स्टॉक टर्नओवर देखते हैं, डेटर्स का एजिंग,
फाइनेंशियल रेशियोज को। तो करंट रेशियो हमारे पास करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो लिक्विड एसेट्स, यहाँ पर लिक्विड रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं अपना क्विक रेशियो, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन आपकी करंट लायबिलिटीज, और फिर हम यहाँ पर अपना टोटल ऑपरेटिंग लिमिट अपॉन टोटल नेटवर्थ इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में लेवरेज पोजीशन बताएगा। तो ये कुछ हमारे रेशियोज हैं। एनुअल रिन्यूअल की बात करें तो फ्रेश सैंक्शन लेटर, बोरो रिन्यूअल फी यहाँ पर पे करेंगे, बैंक कन्वर्ट करेगा आउटस्टैंडिंग को टर्म लोन में फिक्स्ड रीपेमेंट स्केड्यूल के साथ में। तो बैंक यहाँ पर फ्रेश सैंक्शन लेटर लेकर आते हैं, रिवाइज टर्म्स लेकर आते हैं, बोरोअर पे करते हैं रिन्यूअल फी को, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर रिन्यू नहीं हुए तो बैंक फ्रीज कर सकता है अकाउंट को, कन्वर्ट कर सकता है डिमांड लोन या टर्म लोन में, और यहाँ रिकवरी एक्शन को स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास में टाइप ऑफ कैश क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट अगर किसी प्लेज में दिया गया, बैंक ने फिजिकल पोजेशन ले लेना है गुड्स का, अगर बोरोअर यहाँ पर सेल नहीं कर पा रहे फ्रीली। मान लो कोई राइस मिल है, उसने राइस अपने बैंक कंट्रोल्ड वेयर हाउस में स्टोर किए, बैंक यहाँ पर स्टॉक आपका केवल तभी रिलीज करेगा जब आप रीपेमेंट कर देते हैं। तो बैंक के लिए रिस्क कम होता है क्योंकि बैंक जो है वो आपके स्टॉक पर कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ गया? तो बुलियंस, एग्रो कमोडिटीज, इंपोर्टेड गुड्स अंडर एलसी। हाइपोथिकेशन, बोरोअर रिटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है जहां बोरोअर पोजीशन लेते हैं, बैंक के पास केवल लीगल चार्ज होता है। मान लो कोई टेक्सटाइल कंपनी है, इन्वेंट्री उनकी खुद की फैक्ट्री में है, तो वो नॉर्मली इसको बेच पाएंगे, और जो डिपॉजिट सेल प्रोसीड्स है वो इनके कैश क्रेडिट अकाउंट में चले जाएंगे। तो डिपॉजिट अकाउंट में या फिर इनके करेंट अकाउंट में जो पैसा आया उसको हम कैश क्रेडिट अकाउंट में अपना ट्रांसफर कर देंगे। तो रिस्क यहाँ पर मीडियम होता है बिकॉज स्टॉक जो है वो हमारे बोरोअर के साथ में रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल्स, इन सभी में हम इसे यूज करते हैं। हाइपोथिकेशन, जहां पर हमारे पास एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है मॉनिटर करने के लिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो हम बैंक जो होते हैं वो कोलैटरल मैनेजमेंट एजेंसी को अपॉइंट करेंगे, और ये जो कोलैटरल मैनेजमेंट एजेंसी है दैट इज सीएमए फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करेगी। फॉर एन एग्जांपल, मान लो स्टील इन्वेंट्री है, उसको हमने वीकली चेक किया बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अच्छा, अब आपके पास में दो टर्म्स आपने पढ़े हैं, एक तो पढ़ा प्लेज और एक पढ़ा हाइपोथिकेशन। प्लेज का क्या मतलब होता है, प्लेज में पोजेशन जो है वो आपका बैंक के पास जाता है, और हाइपोथिकेशन में जैसा मैंने बताया बोरोवर के पास में पोजेशन होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी याद रखना कि प्लेज में जो रिस्क होता है वो लो और हाइपोथिकेशन में मीडियम होता है, लो रिस्क और यहाँ पर आपके पास रिस्क मीडियम है। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है कि जो कंट्रोल है प्लेज में हाई होगा, हाइपोथिकेशन में लोअर होगा। कॉमन इंडस्ट्रीज हमारे पास कमोडिटीज की प्लेज में होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी आपकी हाइपोथिकेशन में देखी जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और होता है अगेंस्ट बुक डेट्स, जो हमें रिसीवेबल्स मिलने वाले हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइसेस, तो हमारे पास में केवल रिसीवेबल्स को फाइनेंस किया जाएगा, कोई भी इन्वेंट्री की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, कोई आईटी कंपनी है, इन्वेंट्री लो है लेकिन रिसीवेबल्स हाई है, तो रिस्क भी हाई हो जाएगा, कस्टमर डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो रिसीवेबल्स जो हैं वो बैंक के लिए फिर एक बैड डेट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आपको ध्यान रखना है कि रिस्क हाई रहेगा। फिर आते हैं एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। तो पैकिंग क्रेडिट का मतलब होता है प्री शिपमेंट लोन। ठीक है, आपने अभी तक यहाँ पर सामान जो है इंडिया से शिपमेंट नहीं की है, तो स्पेशल कैश क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, जिसको आप शिपमेंट से पहले यूज करते हैं। गारमेंट एक्सपोर्टर को फंड्स चाहिए ताकि वो फैब्रिक परचेज करें, स्टिच करें गारमेंट्स को और पैकिंग करें गुड्स की, एंड उसके बाद में एक्सपोर्ट पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर रिस्क जो है वो लो होता है, क्योंकि ईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी, ये आपको इंश्योर करती है। नाउ एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन मास्टर लिस्ट। तो हमारे पास में यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, बिजनेस विंटेज,
मिनिमम 3 साल का, 5 साल अगर लार्ज लिमिट है दैट इज 5 करोड़ से ज्यादा की कैश क्रेडिट चाहिए। टर्नओवर मिनिमम 20 लाख से 1 करोड़ का होना चाहिए और बैंक डिपेंडेंट होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर सिविल रैंक अगर है तो 1 से 5 और 1 बेस्ट मानी जाएगी। रैंक 1 से 3 एक्सेप्टेबल होती है। प्रॉफिटेबल हमारे पास एटलीस्ट 2 साल आप प्रॉफिट में रहोगे एक्सेप्ट स्टार्टअप जहां पर कोलेटरल हमें चाहिए। एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स में टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 टाइम्स नेटवर्थ से कम या इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, लास्ट 3 इयर्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का, लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, अभी आपके सभी अकाउंट्स की, ऑपरेशनल में स्टॉक रजिस्टर, डेटर्स एजिंग, क्रेडिटर्स एजिंग, सेल्स एंड परचेज इनवॉइस, जीएसटी रिटर्न्स आपके पास में आ जाएंगे। लीगल में हमारे पास बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनीज के लिए पार्टनरशिप डीड, हाइपोथिकेशन डीड में ड्राफ्टेड होते हैं बाय बैंक्स एडवोकेट, डिमांड प्रॉमिसरी नोट्स आपके पास में स्टैम्प्ड होते हैं, लेटर ऑफ अरेंजमेंट, ट्रस्ट रिसिप्ट, सर्च रिपोर्ट हमें आरओसी से मिलती है फॉर एग्जिस्टिंग चार्जेस। देन आते हैं हमारे पास कोलेट्रल, तो कोलेट्रल में हम प्रॉपर्टी टाइटल डीड दे सकते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज एज कोलेट्रल, वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारे एम्पैनल्ड वैल्यूअर से मिलेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर स्टॉक के लिए, फायर, फ्लड, थेफ्ट, तो बैंक जो है वो आपके एक बेनिफिशियरी की तरह काम करते हैं। आया समझ में? तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि हमें यूज करनी होती हैं। अच्छा, बिजनेस विंटेज समझ में आता है ना आप लोगों को कि हमारे पास में क्यों बैंक यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर न्यू बिजनेसेस है तो अनसर्टेन सेल्स होती हैं, अनस्टेबल कैश फ्लो होते हैं, हायर फेलियर का रिस्क होता है। ओल्डर बिजनेसेस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दे देते हैं, स्टेबल ऑपरेटिंग साइकिल होती है और बेटर रीपेमेंट का कॉन्फिडेंस बैंक के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आपको सिविल रैंक वगैरह समझ में आ गई। प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 साल का प्रॉफिट हमें चाहिए और हमारे पास स्टार्टअप से एक एक्सेप्शन रहती है जहां पर स्ट्रॉन्ग कोलेटरल की जरूरत होती है, गवर्नमेंट गारंटी अवेलेबल हो सकती है या फिर इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी बैकिंग चाहिए। अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज अपॉन आपके पास टेंजिबल नेटवर्थ जिसका रेशियो 4:1 या उससे कम आपका अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। ठीक है, अगर बैंक को यहाँ पर लार्जर लिमिट्स चाहिए आपको तो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आपके एप्लीकेबल रहते हैं। फाइन, तो आपको याद रखना है आइडेंटिटी के लिए पैन और जीएसटी, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेशंस के लिए स्टॉक स्टेटमेंट, लीगल वैलिडिटी के लिए एग्रीमेंट्स और सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी पेपर्स। फाइन, ये सारा चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स आपको ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब दिखानी है। डेटर एजिंग में आपके पास में 0 से 30 डेज है तो हेल्दी माना जाता है, 31 से 60 डेज है तो मॉडरेट, 61 से 90 डेज में रिस्क बढ़ रहा है। अगर कोई डेटर यहाँ पर कोई बेसिकली आपका बिजनेस है जो कि 90 डेज से ज्यादा टाइम में अपने डेटर से पेमेंट ले पाता है तो वो आपका यूजुअली इनएलिजिबल रहता है इस तरह के लोन के लिए। ओके, जीएसटी रिटर्न्स में हमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होता है। बैंक कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टॉक डेटा को। लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास में बोर्ड का रेजोल्यूशन आता है जिसमें कि ऑथराइज करते हैं बोरोइंग, मॉर्गेज क्रिएशन, साइनिंग अथॉरिटी और लोन जो है इसके बिना आपका लीगली डिफेक्टिव माना जाता है। फाइन, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड्स में हमारे पास में पार्टनर कौन है, प्रॉफिट कितना शेयर होता है और बोरोइंग पावर्स क्या है। हाइपोथिकेशन डीड में मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी रहती है जिसमें कि बैंक चार्ज क्रिएट होता है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पर। डिमांड प्रॉमिसरी नोट में बोरोअर प्रॉमिस करता है कि वो टाइम पर रीपेमेंट करेंगे और एडिशनल लीगल एविडेंस की तरह ये काम करता है डेट में। लेटर ऑफ अरेंजमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट, मार्जिन, कॉन्वेनेंट्स, ट्रस्ट रिसिप्ट, ये हमारी प्लेज फाइनेंस या इंपोर्ट फाइनेंस में यूज होती है। बोरोवर एक्नॉलेज करते हैं गोल्ड्स को, यहाँ पर गुड्स को ट्रस्ट फॉर बैंक के लिए होल्ड करना। आरओसी सर्च रिपोर्ट हमारे पास कंपनीज बैंक चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग चार्जेस क्या हैं, पुराने लैंडर्स कौन थे यहाँ पर और मल्टीपल फाइनेंसिंग रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व है। तो अगर एक बैंक ऑलरेडी यहाँ पर पहला चार्ज हिट कर चुका है तो न्यू बैंक माइट भी सीसी को रिफ्यूज कर दे।
कोलेटरल में हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइटल डीड जिसमें कि इक्विटेबल मॉर्गेज में यूज होगा, बैंक ओनरशिप को, एनकम्बेंसेस क्या है, यहाँ पर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है मीनिंग, है ना, या फिर यहाँ पर कोई भी चीजें इन्वॉल्व हैं उन्हें चेक करता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास में एम्पैनल्ड वैल्यूअर होते हैं, मार्केट वैल्यू, डिस्ट्रेस्ड वैल्यू, सेल्स वैल्यू, ये सारी चीजें चेक करेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी में स्टॉक जो है उसका इंश्योर होना जरूरी है फायर, फ्लड, थेफ्ट के अगेंस्ट, और बैंक को हम एक बेनिफिशियरी का नेम देते हैं। अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंश्योरेंस प्रोसीड जो है वो पहले बैंक के पास जाएंगी। तो मान लो वेयर हाउस है, उसमें कोई आग लग गई, तो स्टॉक लॉस आपके पास 2 करोड़ का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर बैंक को कॉम्पनसेट करेगी और इसीलिए बैंक रिस्क जो है वो कम हो जाता है। क्लियर? अब आ जाओ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पर क्या रहेंगी। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, इंटरेस्ट केवल आपका यूटिलाइज्ड अमाउंट जो है उसी के ऊपर लगेगा। तो अगर लिमिट 1 करोड़ की है लेकिन आपने 20 लाख रुपए लगे यूज किए तो 20 लाख पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अच्छा, अगर टर्म लोन होता है तो इंटरेस्ट आपका फुल डिसबर्स्ड अमाउंट पर दिया जाता है। फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, तो बोरोवर रीपे कर सकते हैं किसी टाइम, विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी आपकी ईएमआई रिजिडिटी नहीं होती। जैसे फेस्टिवल सीजन है, कंपनी ने 80 लाख विड्रॉ कर लिए, ऑफ सीजन में 50 लाख रुपए रीपे करे, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत वैल्यूएबल है। सीजनल अकोमोडेशन, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज जिसमें की सीजनल डिमांड है, जैसे एसी वगैरह होते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में आइडियल है इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पर सीजनल डिमांड है। शुगर मिल्स, हाँ, ह्यूज फंड चाहिए क्रशिंग सीजन टाइम पर जब हमें शुगर केन्स को क्रश करना है। लोअर रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है बाद में। तो सीसी आपको परफेक्टली सीजनल साइकिल्स के साथ में मैच करता है। अकाउंटिंग एकदम सिंपल होती है, कोई भी ईएमआई शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। सिंगल अकाउंट यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को ट्रैक करता है, तो विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें ट्रैक कर ली जाती हैं। क्रेडिट हिस्ट्री का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर, तो रेगुलर रिपोर्टिंग सिविल में की जाती है जिससे कि कमर्शियल क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाता है। हेल्प करेंगे फ्यूचर एक्सपेंशन लोन्स में, टर्म लोन्स में, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर आपकी बैंक गारंटी फैसिलिटीज में। डिसएडवांटेजेस, एनुअल रिन्यूअल रिस्क। अब यहाँ पर बैंक जो है वो रिड्यूस कर सकता है लिमिट को, मार्जिन को बढ़ा सकता है अपनी, या फिर यहाँ पर कंडीशंस को टाइटन कर दे। स्पेशली अगर मान लो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जैसे कोविड के टाइम पर टेक्सटाइल यूनिट्स को डीपी रिडक्शन हुआ, साथ में हायर कोलेटरल की डिमांड की गई थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। स्टॉक ऑडिट कॉस्ट लगेगी, तो हमारे पास में बैंक एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर कर इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, ऑपरेशंस को वेरीफाई कराते हैं और जो कॉस्ट लगती है वो यहाँ पर बोरोवर पे करते हैं। हिडन कॉस्ट हमारे पास होती हैं, तो हिडन कॉस्ट में आप देखेंगे जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो तो हमने पे किया ही किया, प्रोसेसिंग फी हमारे पास में 1 से 2% हो गई, फिर हमारे पास रिन्यूअल फी हो जाती है जो कि 0.25 से 0.5% तक चली जाती है। लीगल फी हो जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर हमारे पास लीगल फी कितनी हो सकती है, वेरिएबल हो जाती है, वैल्यूएशन फी हो सकती है। स्टैंप ड्यूटी आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस स्टेट ने कितनी लगा रखी है। फिर आता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जहां पर आप एक अपना कैश क्रेडिट को या तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट या एमसीएलआर या रेपो लिंक्ड बेंचमार्क के साथ में लिंक करते हो, तो जब ये इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर बढ़ेंगे बेंचमार्क रेट्स, तो इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मान लो पहले 9% पे कर रहे थे, अब 12% करना पड़ रहा है, तो ये हमारे पास 2 करोड़ के यूटिलाइजेशन में 2 into 3% का डिफरेंस आया, तो अब हमें 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं ईयरली। कोवेनेंट कंप्लायंस प्रेशर रहता है, तो बैंक जो है वो कंडीशंस यहाँ पर इम्पोज कर देते हैं कि जो करेंट रेशियो है वो 1.33 से ज्यादा होना चाहिए। फिर टोटल आपके पास में जो यहाँ पर ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज हैं अपॉन यहाँ पर आपकी नेटवर्थ जो है वो 3:1 आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। वायलेशंस में अकाउंट डाउनग्रेड कर दिया जाता है, रिकॉल नोटिस दे दिया जाता है या एनपीए क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, एज यू नो कमिटीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले टंडन कमेटी 1974 में आई, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में। इन्होंने एमपीबीएफ रिपोर्ट के बारे में बात की। ठीक है, 3 मेथड्स निकाले लैंडिंग नॉर्म्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेथड, जो मैंने आपको वर्किंग कैपिटल में अलग से पढ़ा दिए ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लैंडिंग डिसिप्लिन की बात की,
तो इनका आइडिया क्या है कि जो बोरोअर है वो आपके खुद के कंट्रीब्यूशन को लेकर आए, बैंक सारा पैसा खुद नहीं पे करेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। देन आती है कोर कमिटी। कोर कमिटी किसके ऊपर फोकस करती है? इंट्रोड्यूस करा इन्होंने कंपलसरी क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट्स, बैन करे अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, यहाँ पर फ्लोर मतलब मिनिमम रेट्स आपके सेट करे। तो बेटर मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट कंपलसरी की गई, डिस्करेज करा अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स को, बेटर क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोवाइड की। फिर आती है नायक कमेटी। तो नायक कमेटी आपकी सिंप्लीफाइड वर्किंग कैपिटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक टर्नओवर मेथड इन्होंने प्रोवाइड करा। तो हमारे पास में यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन में टर्नओवर मेथड आया, जहां वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर रही। ठीक है, पारिक कमेटी की बात करें तो रिकमेंड करा कि अब आप कैश बजट मेथड की तरफ चले जाएं सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में 2000 में पारिक कमेटी आ गई थी, इन्होंने कैश बजट मेथड की बात की इंस्टेड ऑफ एमपीबीएफ मेथड। तो टंडन कमेटी, एमपीबीएफ मेथड, इन्वेंट्री नॉर्म्स। कोर कमेटी आपके पास में यहाँ पर किससे रिलेटेड थी? मॉनिटर करना था डिसिप्लिन को। नायक कमेटी टर्नओवर मेथड और पारिक कमेटी कैश बजट मेथड को लेकर आई। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है कैश क्रेडिट वाला पार्ट उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ओवरड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी थी, तो वो भी यहाँ पर एक बारी मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट आपको ये पूरा का पूरा जो कैश क्रेडिट का चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ा, टर्म था कैश क्रेडिट। क्या होगा ये? रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमारे पास जो इन्वेंट्री में सामान है उसको स्टॉक बोला, और रिसीवेबल्स जो हमने यहाँ पर बिल बनाकर दिया बायर को सामान जिसने हमसे उधार पर खरीदा। डीपी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो भी पेमेंट है ठीक है वो कर रहे हैं, तो ये मार्जिन डिडक्शन के बाद होगी। इंटरेस्ट आपका डेली प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होगा। प्लेज में बैंक का पोजीशन होता है, हाइपोथिकेशन में बोरोअर का पोजीशन होता है। एमपीबीएफ मेथड में 75% ही बैंक वर्किंग कैपिटल गैप का पे करता है, रिमेनिंग 25% बोरोअर को खुद करना है। टर्नओवर मेथड में 20% टर्नओवर का, और रिन्यूअल मेथड ये आपका एनुअली रिन्यू किया जाता है। मार्जिन शॉर्टफॉल कब होती है? जब आउटस्टैंडिंग आपकी डीपी से ज्यादा हो जाती है। फाइन, समझ में आ गया किस तरीके से हमारे पास में ये जो कैश क्रेडिट है उसको हम लेकर आए, क्यों लेकर आए, और यहाँ पर किस मेथड से हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपनी जो भी फ्रेंड्स हैं जो IAFCL का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ में आप आरपी एकेडमी को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।